आती है जिससे वो बॉडी वर्क करने की सलाहियत रखती है, और वर्क विदाउट फोर्स जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता। अब हम रिलेशन पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन होता है। कल भी मैंने आपको ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि दोनों मोशन की प्रॉपर्टी होती है। मोमेंटम भी मूविंग बॉडी के अंदर होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी मूविंग बॉडी के अंदर होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन हम बनाते हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इनके दरमियान हम रिलेशन देखते हैं कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपके पास होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू होती है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहां से करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू हाफ पी वी सॉरी एम वी इंटू वी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, और ये वैसे डॉट प्रोडक्ट होती है। ये जो वी स्क्वायर है ये डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेलोसिटीज। अगर वेक्टर के रूल के मुताबिक हम यहाँ पे देखते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर है और मास स्केलर है, तो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, जो आंसर होना चाहिए वो वेक्टर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वेलोसिटी के अंदर वी स्क्वायर होता है। वी स्क्वायर के अंदर दो वीज की प्रोडक्ट होती है, और ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वी डॉट वी स्केलर हो जाता है, वी स्क्वायर स्केलर हो जाता है। तो वी स्क्वायर स्केलर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है। तो अब हम यहाँ से अगर करें तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास m इंटू वी होती है p इंटू वी। तो एक हम रिलेशन ये भी बना सकते हैं कि जब वेलोसिटीज दी गई हो और कंपैरिजन अगर मांगी गई हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोमेंटम होता है mv स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। दोनों साइड पे हाफ लगा दे, मैथमेटिकली आप लगा सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू, हमारे पास ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम बी कर सकते हैं। एक एम को कॉमन ले लें, पी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, या पी स्क्वायर अपॉन टू एम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हुए हमारे पास दो रिलेशन जो मुख्तलिफ एमसीक्यूज वगैरह के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन है। आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विदाउट मोमेंटम एंड मोमेंटम without and momentum without kinetic energy is not possible, क्योंकि दोनों मोशन की प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी बगैर मोमेंटम के नहीं होगी और मोमेंटम भी
बगैर काइनेटिक एनर्जी के नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी एक एनर्जी होती है जिसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का मकसद होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स किया जाता है। तो अगर वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स करें और वो वर्क हमारा स्टोर हो जाता है एक एनर्जी में, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स का मकसद ही ये होता है कि ऐसी फील्ड या ऐसी फोर्स जिसके खिलाफ किया हुआ वर्क स्टोर हो जाए एज अ एनर्जी, तो वो एनर्जी जो वर्क के स्टोर होने की सूरत में हमें मिल जाती है, ऐसी एनर्जी को कहा जाता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तब स्टोर होती है जब वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क अगेंस्ट फील्ड किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, दो चार्जेस को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो भी हमें वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में ये वर्क कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो वर्क जिस एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है, क्योंकि वर्क स्टोर नहीं होता, वर्क एज अ वर्क स्टोर नहीं होता कि हम कहें वर्क वर्क में स्टोर हो गया, ऐसे नहीं। तो वर्क अगर स्टोर भी होता है तो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर एनर्जी होती है। वर्क या बॉडी के ऊपर किया जाता है या वर्क बॉडी करती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन आ रही है और वो बच्चे बार बार एक तो क्लियर क्वेश्चन आप भेजते नहीं। एक बात मैं बेटा आपको कहूँ, जरूरी नहीं है आप इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन भेजें। आपसे इंग्लिश में स्टेटमेंट नहीं बनती, आपसे इंग्लिश में सेंस क्वेश्चन का नहीं बनता, छोड़ दे, सिंधी में कर दे, उर्दू में कर दे। बोला जरूरी थोड़ी आप इंग्लिश बैठ के बोलो। ठीक है, आप कर दें, उर्दू के अंदर आपसे उर्दू लिखी जाती है, उर्दू के अंदर करें, सिंधी लिखी जाती है, सिंधी के अंदर करें, तो एक क्वेश्चन का सेंस बने कि पूछना आप क्या चाहते हो। आप पता नहीं कहाँ से शुरू करते हो और कहाँ पे खत्म करते हो पता नहीं लगता। लेकिन मैंने जितना मेरी सोच है उसमें ज्यादातर आप एक रट्टे की सूरत में आपको कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ये बात मैंने पहले दिन ही कही थी कि बेटा इस बात को आप दिमाग से निकाल दें, ये बात अब आप माइंड में रखें। आप ये समझते हैं कि वर्क हमेशा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ये मैंने क्लियर वर्ड्स के अंदर कहा था कि जरूरी नहीं है वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे। वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे जरूरी नहीं है। हर वर्क की अपनी नोयत होती है। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को अलग तरह से डील करोगे, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी को अलग तरह से डील करोगे, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स अलग करोगे, वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स अलग करोगे। तो ये वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि वर्क स्टेट फंक्शन है या वर्क पाथ पे डिपेंड करता है नहीं करता, ये आप ये थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स कर रहे हो 7 चैप्टर के साथ। थर्मोडायनेमिक्स का वर्क एक अलग चीज होती है, वो चेंज ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बोल रहा हूं ना बेटा कि आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दें कि हर वर्क को आप इसी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे निकालोगे, नहीं होता है। वर्क फोर्स के खिलाफ होता है, हर फोर्स की अपनी नेचर होती है। ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स है,
थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्रेशर की फोर्स लगती है, इलास्टिक जो बॉडीज होती हैं उनके अंदर इलास्टिक फोर्स। तो फोर्स की नेचर तब्दील होने से सिचुएशन तब्दील होती है। एक ही चीज को आप सिर्फ वर्क वर्ड देख के आप चले जाते हो, फोर्स डिसेशन नहीं होता। मैंने आपको पहले दिन ये कहा था, इसलिए इनको मिक्सअप नहीं करें चीजों को। आप फिर क्वेश्चन सही भी नहीं पूछ पाते कि स्टेट फंक्शन है, वर्क ये है वो है। वो थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम अलग है, वो वहां पे डिस्कस होता है, यहाँ पे तो डिस्कस नहीं होता। यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम आप रट्टा लगा ले, चले ये रट्टा लगा ले कि मैं जो भी आपको यहाँ पे कह रहा हूं ये वर्क की बातें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए वैलिड है, ये बातें वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वैलिड है, बाकी किसी भी चीज के लिए वैलिड नहीं है। चले ऐसे ही रट्टा लगा ले, क्योंकि आपको रट्टे की आदत है तो ऐसे ही समझ ले। लेकिन इन सेम चीजों को आप वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर वर्क की वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन की अपनी चीजें होती है, तो हर वर्क फोर्स की नोयत पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी एक यूनिवर्सलिटी है जिसके अंदर कोई भी बॉडी मूव करती, उसका फार्मूला, उसकी चीजें आप हर चीज पे अप्लाई कर सकते हो, वर्क की आप नहीं कर सकते। तो ये माइंड में रखें। और इस तरह की कोई भी चीज है उर्दू सिंधी मिले, आप ये समझे आप अंग्रेजी जानते हो मैं नहीं जानता, चले ये मान लें कि मुझे नहीं पढ़ने आती, आपको आती है, तो इसलिए आप उर्दू या सिंधी में कर ले ताकि मैं भी बात आपकी समझ सकूं और आप भी मेरी बात समझ सके। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमेशा तब स्टोर होती है जब कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करती है और उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी आती है। जैसे ये होता है, देखिए ये पेन यहाँ पे मूव करके आई है, ठीक है, और जाहिर है इसको उठाने के लिए मैंने वर्क किया है, तो मेरा वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया एज ए एनर्जी, उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी possessed by body when work is done against conservative और इलास्टिक फोर्स। कंजर्वेटिव के लिए भी होता है, इलास्टिक फोर्स होती है, जैसे स्प्रिंग वगैरह होता है, तो उसके अंदर हमारा वर्क जो स्टोर हो जाता है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी को मोस्टली यू से जाहिर किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मकसद होता है पोटेंशियल एनर्जी stored when work is done against इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके खिलाफ वर्क किया हुआ, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, KQ1 Q2 अपॉन R भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मकसद होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन वर्क कर ले, ठीक है, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इलास्टिक फोर्स कह ले, वैसे टर्म सही तो नहीं है लेकिन बहरहाल आप समझने के लिए कह सकते हैं इसको इलास्टिक फोर्स, वैसे टर्म है नहीं कोई ऐसा भी। अब इस तरह से स्प्रिंग होता है, जब आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो
तो आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसके अंदर एक आती है एनर्जी, उसको कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, ये एनर्जी होती है हमारे पास E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास तीसरी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको भी हमें पढ़ना होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर तब आती है जब किसी भी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करवाते हैं या वर्क अगेंस्ट अगर ग्रेविटी किया जाता है, तो उसके अंदर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो हमारा वर्क स्टोर होता है जिस एनर्जी में, उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी कहा जाता है। क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी possessed by body, energy possessed by body due to its position in a gravitational field. Gravitational field is called gravitational potential energy. ठीक है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हासिल होती है, उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोजीशन, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में पढ़ के आए हैं कि जब हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं तो ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमारा स्टोर हो जाता है एज एनर्जी, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको पता ही है कि ये वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी जब किया जाता है तो स्टोर होती है। अब इसके हम फार्मूले देखते हैं कि इसके फार्मूले कौन से होंगे या कौन से फार्मूले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे या कौन से फार्मूले इसके अंदर हम यूज करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। अब देखिए बेटा, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पहले इस फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम दूसरे फार्मूलाज पे जाते हैं। आगे कैलकुलेशंस हैं, लंबी कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा, सिर्फ आपको फार्मूलाज लिख के उनकी बेसिक्स या उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पहला हमारे पास फार्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सबसे पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो ये फार्मूला पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये फार्मूला क्या होता है या ये फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इसको एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। देखिए बेटा, ये फार्मूला हमने जब ड्राइव किया था तो आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि अगर ग्रेविटी के अंदर 2 पॉइंट्स क्लोज होती है तो उनके दरमियान वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। और अगर ग्रेविटी के अंदर 2 पॉइंट्स एक दूसरे से दूर होती है तो ये जो हमारा होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल पॉइंट्स के दरमियान जिनकी हाइट, या आप ये कह सकते हैं कि जमीन से ऊपर जब हम स्मॉल हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी के अंदर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा और ग्रेविटी को कांस्टेंट माना जाता है। स्मॉल हाइट पे अगर किसी बॉडी को हम ले जाएंगे तो वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर हाइट्स के लिए ग्रेविटी को हम कांस्टेंट या ग्रेविटी को हम यूनिफॉर्म मानते हैं। और ये जो फार्मूला था
ये फार्मूला हमने जो ड्राइव किया था वो, उसमें हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला लगाया था, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आपको याद होगा कि ये जो हमने mgh का फार्मूला ड्राइव किया था, इसके अंदर हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था, और इसके अंदर हमने डायरेक्ट यूज कर लिया था mgh और एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस कॉस थीटा डायरेक्ट तब इस्तेमाल होता है जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। और इस फार्मूले के बारे में मैंने आपको ये भी कहा था, ये फार्मूला जब हमने ड्राइव किया था तो उसमें हाइट हमने सरफेस ऑफ अर्थ से रखी थी, और सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो एक ऐसी पॉइंट है जो आर्बिटरी पोटेंशियल एनर्जी की 0 पॉइंट होती है। ये कोई एक्चुअल 0 पॉइंट नहीं होती। जब कोई भी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है तो उसकी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती, उसकी आर्बिटरी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाती है। तो आप कहेंगे कि ये फार्मूला, जो फार्मूला ड्राइव किया गया है, उसके अंदर हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ रखी गई। इसका मकसद है ये फार्मूला रिलेटिव फार्मूला है, ये फार्मूला रिलेटेड विद द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये फार्मूला जो कुछ भी बताता है वो आपको विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ बताता है। और तीसरी बात ये होती है कि ये फार्मूला अगर स्मॉल हाइट होती है तो स्मॉल हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की चेंज के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मैं इन पॉइंट्स को फिर वापस जो है वो लिख लेता हूं, ठीक है। दिस फार्मूला was derived on the basis of work done by constant force। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बुनियाद पे ड्राइव किया हुआ था। देयरफॉर this formula is valid for similar heights where gravity is यूनिफॉर्म। ये इतनी हाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें हाइट लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ हो जाती है। तो ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है, और वर्क डन ये बाय कांस्टेंट फोर्स उसी सूरत में होगा जब सिमिलर हाइट पे होगा, ठीक है। और इस फार्मूले के अंदर, ठीक है, अब इस फार्मूले को अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये था हमारे पास mg h f माइनस एच आई। ये फार्मूला ऐसे था, हमने जब ये ड्राइव किया था, आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर ये फार्मूला कहता है ये डिफरेंस ऑफ हाइट्स को इन्वॉल्व करता है। इसका मकसद है ये फार्मूला डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज बताता है, ठीक है। अब इस फार्मूले के बारे में आप कहोगे कि दिस फार्मूला, ठीक है, दिस फार्मूला इन्वॉल्व्स, दिस फार्मूला इन्वॉल्व्स डिफरेंस बिटवीन हाइट्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स, देयरफॉर is valid, therefore this formula is valid for calculating difference of potential energy between two kilos points। ये फार्मूला
हमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज बताता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके यहाँ पे इसको देखता हूँ। सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है, एक बॉडी है, वो यहाँ पे है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यू है, 10 जूल पहले पड़ी है। अब अगर हम इसको ले जाए ऊपर और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाए 20 जूल, तो हमने वर्क इसके ऊपर किया 10 जूल, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज बन गई। कि अगर बॉडी एक पॉइंट पे है जहां पे 10 जूल एनर्जी है, वहां से हम ले जाते हैं दूसरी जो है वो पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का कितनी चेंज आती है। लेकिन ये जो हाइट भी होनी चाहिए, ये स्मॉलर हाइट होनी चाहिए। इसका मकसद है, ये फार्मूला डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है कि जब आप किसी भी चीज को अर्थ के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह तक आप ले जाते हो, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंज आती है वो किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। टोटल नहीं बताता ये चेंज बताता है। जैसे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 रुपए हो और 10 रुपए मुझे कहीं और से मिले, तो टोटल मेरे पास 20 रुपए होंगे और चेंज कितनी आ जाएगी, 10 रुपए आ जाएगी। तो ये फार्मूला आपको चेंज बताता है, ये फार्मूला आपको किसी भी बॉडी की टोटल नहीं बताता। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करें, ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी in 1 kilogram mass when it is at height और इसका मास भी 1 किलोग्राम है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे इज इक्वल टू mgh। मास 1 है, 10 है, 1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे 10 जूल। तो हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि जैसे इस बॉडी के पास है ही 10 जूल, इस बॉडी के पास 10 जूल नहीं है। इस बात का मकसद ये है कि इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आया है वो 10 जूल है। ठीक है, ये फार्मूला जब भी कैलकुलेट करके देता है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। और आप इसका कंक्लूजन लिखोगे कि कंक्लूजन ये होता है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम mgh से कैलकुलेट की जाती है, और ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब ये चेंज कहां से हमने कैलकुलेट की है, ये चेंज हमने कैलकुलेट की है सरफेस ऑफ अर्थ से। तो अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ को देखते हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ एक्चुअल जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट नहीं है, ये वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट है जिसको हम आर्बिटरी लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेल्सियस का, सेल्सियस का जो जीरो होता है वो एक्चुअल जीरो टेम्परेचर का नहीं होता। हम बहुत सारी चीजों का टेम्परेचर उससे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हमारी बॉडी के अंदर है ही 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि आइस के टेम्परेचर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 टाइम्स ज्यादा है। ये जो सेल्सियस स्केल होता है रिलेटिव स्केल है। रिलेटिव का मकसद ही ये होता है, ये जो कंपैरिजन किसी चीज से करे उस स्केल को जो है वो रिलेटिव स्केल कहा जाता है। सेल्सियस स्केल की जीरो आइस का टेम्परेचर होता है। वो जब भी किसी चीज का बताता है तो ये नहीं बताता कि उस बॉडी के अंदर टोटल इतना है, वो कहता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर इस बॉडी से इतना ज्यादा है। तो इसको एब्सोल्यूट नहीं माना करे, हम मानते भी नहीं है सेल्सियस को कि अगर सेल्सियस के अंदर -10 है, इसका मकसद है उस बॉडी का टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर से भी 10 डिग्री कम है, 10 टाइम्स कम है।
अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका मकसद है उस बॉडी का टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर से 100 डिग्री ज्यादा या 100 टाइम्स ज्यादा है। रिलेटिव स्केल है, फ़ारेनहाइट भी रिलेटिव है और सेल्सियस भी रिलेटिव स्केल्स होते हैं, एब्सोल्यूट स्केल्स नहीं है। तो इसी तरह से ये फार्मूला जब आप हाइट इस्तेमाल करते हो तो इस फार्मूले के अंदर जो आप हाइट इस्तेमाल करते हो, वो हाइट इस्तेमाल जो आप करते हो ना, वो सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से करते हो। और सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट एक्चुअल जीरो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होती है वो आपको ये खत्म करने के बाद बताता हूँ। तो ध्यान में रखिएगा कि सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो जीरो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम आर्बिटरी लेते हैं एज 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हम उसको आर्बिटरी जीरो मानते हैं और इसका मकसद है कि उस सरफेस ऑफ अर्थ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ गई। तो ये रिलेटिव फार्मूला है। तो तीसरी पॉइंट इसकी क्या बनती है? तीसरी पॉइंट इसकी बनती है कि दिस इज अ रिलेटिव फार्मूला, ठीक है, फार्मूला व्हिच गिव्स अस चेंज of potential energy with respect to surface of earth, which is arbitrary 0 point of potential energy। ये बातें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर ध्यान में रखिएगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे कि ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला है। डेल्टा यू भी आप कह सकते हैं। और ये एक ऐसी पॉइंट से चेंज बताता है जहां पे एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होती है। ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है और यहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। दोनों जगहों पे ये पॉइंट इस्तेमाल होती है, इसलिए ये पॉइंट आपके माइंड में होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होगी बेटा। अब बेटा एक बात होती है, एक होती है नेट फोर्स जीरो, एक होती है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब या मकसद क्या होता है? ठीक है, नेट फोर्स जीरो का मकसद है सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो मीन्स ज्यादा फोर्सेस एक्ट करती हो, एग्जिस्ट करती हो और उन सब का जब सम जीरो हो तो उसको कहा जाता है कि ये नेट फोर्स जीरो है। जैसे एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 6 आपने पढ़ा है। अब सेंटर ऑफ अर्थ पे, जैसे अर्थ के अंदर इस तरह से होल बनाए और कोई भी बॉडी जमीन के अंदर इस तरह से हम डालें, ये बॉडी जब सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएगी, ये सेंटर ऑफ अर्थ, तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ अर्थ पे बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो क्यों होती है? क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे जब बॉडी जाती है, जब ये बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ पे आती है तो इसको एक, ये अर्थ का हिस्सा इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये अर्थ का हिस्सा इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये अर्थ का हिस्सा इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। इसको डिफरेंट डायरेक्शन से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी क्योंकि ये चीज एक मास के बीच में पड़ी है। और जब ये सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएगी ना बॉडी, तो जितना मास राइट साइड पे होगा उतना लेफ्ट साइड पे होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, हर तरफ से उसको इक्वल मास आएगा क्योंकि वो सेंटर पे, सेंटर से हर तरफ मास इक्वल होता है और मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। राइट साइड वाला मास इसको राइट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट साइड वाला मास लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ऊपर वाला मास ऊपर अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला मास नीचे अट्रैक्ट करेगा। ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट इक्वल होंगी, कैंसिल कर देंगी। राइट और लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, नेट फोर्स जीरो होती है। सेंटर ऑफ अर्थ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है। तो आप कहते हो कि सेंटर ऑफ अर्थ पे नेट जो होती है फोर्स नेट जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी फील्ड की वजह से एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर एक दूसरे से अपोजिट फोर्सेस है, तो ये नेट फोर्स जीरो होती है। ध्यान में रखिएगा, जहां पे नेट फोर्स जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा स्टैटिक्स के अंदर के दो इक्वल और सेम चार्जेस है, दो पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। और दो निगेटिव चार्जेस के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, पोटेंशियल जीरो होता है। तो याद रखिएगा, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड और रूल्स सेम आएंगे, आपने पढ़ा है 6 चैप्टर के तो जी m1 m2 अपन इंफिनिटी, तो फोर्स जीरो होगी। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे जीरो होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इंफिनिटी पे जीरो होती है। अगर कोई भी बॉडी है वो अगर इंफिनिटी पे चली जाए, इसका डिस्टेंस जो इनफाइनाइट हो, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। ठीक है, तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो वहां पे होती है जहां पे इंफिनिटी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एट इंफिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी यही होता है कि किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। पोटेंशियल एक अलग चीज है, पोटेंशियल एनर्जी एक अलग चीज है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का फर्क भी जो है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसके बाद आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जो आज कंप्लीट नहीं होगा, मैं बेसिक्स उसकी बता रहा हूँ आपको, ये भी उसी से रिलेटेड है। और ये जो नेक्स्ट बात आपको बता रहा हूँ ये भी इसी से रिलेटेड है। तो ये चला, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये दो बातें तो हुई कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। अब इसके बाद हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना होता है? पहले हम इनकी डेफिनेशन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क, और पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होती है और पोटेंशियल जो होता है वो वर्क पर यूनिट मास के बराबर होता है। कि वर्क पर यूनिट मास जो होता है वो कितना होता है। सपोज करें अब इनके दरमियान फर्क करें। अब सपोज करें एक बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको मैं लेके गया हूं जो है वो
10 मीटर हाइट पे, ठीक है। अब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कैलकुलेट करें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि 10 मीटर हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, इज इक्वल टू mgh, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 जूल। आप कहोगे कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल चेंज हो गई है विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये रिलेटिव फार्मूला है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ है 1000। हम कहेंगे कि हमने बॉडी को 10 मीटर हाइट पे मूव करवाया, हमने 1000 जूल वर्क किया और वो 1000 जूल कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब पोटेंशियल का मतलब क्या? पोटेंशियल का मतलब ये, पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या वर्क पर यूनिट मास। इसका मकसद है 1000 जूल है अपॉन 10 है इज इक्वल टू 100 जूल पर किलोग्राम। ये हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट भी जूल पर किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कौन सा होता है? पोटेंशियल उसका भी होता है, सेम होता है, वोल्ट होता है, जूल पर कूलम होता है, ये जूल पर किलोग्राम। तो पोटेंशियल का मकसद क्या हुआ कि 1 किलोग्राम के अंदर कितनी आई। पोटेंशियल एनर्जी का मकसद है टोटल बॉडी के अंदर कितनी आई। अगर किसी भी बॉडी को जमीन के सरफेस से ऊपर ले जाते हैं, उस बॉडी के अंदर टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, वो वर्क के बराबर होती है। और हर 1 किलोग्राम के पास कितनी आई उसको कहा जाता है कि ये पोटेंशियल है। बिजली का पोटेंशियल आप पढ़ते हो 220 वोल्ट है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपके पास वायरों के अंदर जो करंट आ रहा है उसमें हर कूलम 220 जूल एनर्जी लेके आ रहा है। पोटेंशियल का मकसद है जूल पर कूलम, वहां पे हर कूलम के पास कितनी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल कहलाता है। ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 किलोग्राम की बॉडी को 10 मीटर हाइट पे मैं ले जाऊंगा, तो टोटल उसके अंदर जितनी भी चीज, जो भी वर्क होगा, जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और हर किलोग्राम के पास कितनी आती है, हर किलोग्राम के पास कितनी आती है वो क्या हो जाता है? पोटेंशियल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टोटल मार्क्स हैं, आपने सपोज करें 1000 मार्क्स लिए आउट ऑफ जो है वो 1100 इंटर 1100 कितने 1100, ठीक है, इंटर में 1100 है। तो आउट ऑफ अगर 1000 से आपने इंटर के अंदर 1100 ऐसे आपने 1000 लिए, तो ये आपके टोटल मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज उसको देख लो कि हर सब्जेक्ट के अंदर इतनी है, एवरेज आप निकाल लो, तो एवरेज जो होता है ना वो बन जाता है पोटेंशियल। जैसे बिजली के पोटेंशियल का मकसद भी यही होता है कि 220 है, इसका मकसद है कि हर कूलम के पास 220 जूल एनर्जी है। और जब बिजली डिम हो जाती है 110 वोल्ट हो जाता है, तो हम उसका मतलब क्या, उसका मकसद अब हर कूलम के पास 110 जूल एनर्जी बेचारों के पास कम हो गई चार्जेस के पास। तो ये होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब एक और भी छोटी बात है, आज नेक्स्ट टॉपिक तो अपना कंप्लीट होगा नहीं, छोटी बात है मैं बता देता हूँ, वो भी रिलेटेड है इसी चैप्टर से, तो वो छोटी सी बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था जब एनटीएस लेती थी टेस्ट, तो आया था। अब तो पीएमसी की मर्जी है अपनी, पीएमसी बादशाह है, उसकी मर्जी है भाई। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मकसद है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज रखे, उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर फील्ड स्ट्रांग है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, अगर फील्ड वीक है तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगी। तो किसी भी चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह से
आपके पास होती है, सपोज करें ये आपके पास है अर्थ, ठीक है, और ये हो गई अर्थ की फील्ड, ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके अंदर अगर कोई दूसरा मास आएगा, सपोज करें ये मास आ गया, ये मास इस मास के ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो अर्थ की फील्ड है, इसके अंदर अगर कोई और मास आएगा तो उस मास के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगी? फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी मुख्तलिफ निशानियां होती है, मैं निशानियां नहीं इस्तेमाल कर रहा, वर्ड्स इस्तेमाल करता हूं। फोर्स पर यूनिट मास, force per unit mass is called gravitational field strength, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम। जैसे न्यूटन पर कूलम्ब होता है, यहाँ पे न्यूटन पर किलोग्राम होगा कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई और मास आता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। कैसे होता है, पहले मैं लाइन लिखता हूं, और इसी के ऊपर आया था क्वेश्चन कि कोई भी बॉडी है, उसके अंदर अगर वो बॉडी फ्री फॉल के अंदर है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। या अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ये बॉडी फ्री फॉल में, यहाँ पे बताएं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी, आप कहोगे 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। फोर्स और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ पे मैं 1 किलोग्राम मास को छोड़ूं तो 1 किलोग्राम मास के अंदर एक्सीलरेशन कितनी आएगी? 9.8। इसका मकसद है फोर्स 9.8 न्यूटन लग रही है, तब इसके अंदर एक्सीलेशन कितनी आई है? एक्सीलेशन 9.8 में F इज इक्वल टू एम एल कर ले कि अगर एक्सीलेशन 9.8 है, मास 1 किलोग्राम है, फोर्स कितनी लग रही है? 9.8 न्यूटन है। तो जितनी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is numerically equal to acceleration due to gravity नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। 9.8 है, जरूरी नहीं हर जगह पे 9.8 हो, अगर जहां पे मून है वहां पे कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग है, 2.73 या समथिंग 10⁻³ होती है। तो जहां पे जो भी वैल्यू ऑफ जी होगी ना, उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो है वो एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड, और स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ हो जाएगी 9.8 न्यूटन पर किलोमीटर। मीन्स जमीन हर किलोग्राम के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है? 9.8। अगर कोई बॉडी है, अगर 10 किलोग्राम की बॉडी है तो उसके हर किलोग्राम के पास कितनी फोर्स लगती है? 9.8। और टोटल 10 के ऊपर कितनी लगेगी? 10 के ऊपर लगेगी 98 न्यूटन, वो वेट बनेगा। टोटल जो फोर्स लगती है ना ग्रेविटेशनल, वो वेट बनती है। जो पर यूनिट मास होती है ना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। टोटल बॉडी के ऊपर, टोटल मास के ऊपर, जितना भी मास है उसके ऊपर टोटल जो फोर्स होती है वो वेट बनती है। हर एक मास के ऊपर जितनी लगती है ना, फील्ड स्ट्रेंथ बनती है, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे आगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन चीजों को माइंड में रखिएगा। पीएमसी का सिलेबस है वो न लिखने वाले को पता लग रहा है, न पढ़ने वाले को पता लग रहा है कि फोर्सेस को फ्रिक्शन के अंदर कैसे जाती है, ये करती है, वो करती है। अब पता नहीं बोलने वाला क्या बोलना चाहता है और पढ़ने वाले क्या पढ़ना चाहते हैं।
और पढ़ाने वालों को न पता लगता है, न पढ़ने वालों को पता लगता है, न सिलेबस बनाने वालों को भी शायद पता लग रहा था कि हम कौन सी चीज लिखना चाहते हैं। वही मसला मैंने आपको कहा ना कि समझे, हमें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए सिंधी उर्दू में, अगर ये सिलेबस सिंधी उर्दू में लिखते ना तो बेहतर ये शायद लिखते। लिखने वालों को भी हमारी तरह, मेरी तरह थोड़ी अंग्रेजी कम आती थी।